अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मख्तूम है। मैं हूं अर्शिया शी। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हिंदुस्तान और कनाडा के दरमियान ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ती जा रही है। हाल ही में हिंदुस्तान ने कनाडा के हुकाम के जरिए बिकनौर में वाक़े हिंदुस्तानी वीजा अमले की ऑडियो और वीडियो निगरानी पर सख्त एतराज़ात दर्ज किए हैं। वज़ीर खारिजा मुमलिकत कीर्ति वर्धन सिंह ने राज्यसभा में इस सवाल के तहरीरी जवाब में इस बात की तस्दीक की है। उन्होंने कहा है कि बिकनौर में तैनात हिंदुस्तानी वीजा अमले को कैनेडियन हुकाम ने इतला दी है कि उनकी ऑडियो और वीडियो निगरानी की गई है और उनके जाती खिताब किताबत पर भी नजर रखी गई है। वज़ीर खारिजा ने भारतीय उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा कि नई दिल्ली में कनाडा की हाई कमीशन के सामने इस पर सख्त एहतजाज किया गया। मजीद कहा है कि हिंदुस्तान कनाडा के साथ इस बात को यकीनी बनाने के लिए मुसलसल राब्ते में है कि वहां मौजूद हिंदुस्तानी सिफारती अमले और उनकी जायदाद को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। उन्होंने वाज़ेह किया है कि कनाडा के हुकाम की ये कार्रवाई न सिर्फ गैर सिफारती है बल्कि वहां के हिंदुस्तानी सिफारती अमले के लिए पहले से मौजूद मुश्किल हालात को मजीद खराब करती है। उन्होंने कहा, हमारे सिफारतकार और कौंसल खाने पहले ही एक ऐसी फिजा में काम कर रहे जो शिद्दत पसंदी और तशद्दुद से मुतासिर है। कनाडा के हुकाम की ये कार्रवाई हालात को मजीद खराब कर रही और सिफारती उसूलों के मुताबिक नहीं है। कनाडा के साथ ताल्लुकात पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर खारिजा ने कहा है कि वहां के कुछ शिद्दत पसंद और अलहदगी पसंद अनासर हिंदुस्तान मुखालिफ एजेंडे को फरोग देने के लिए कनाडा की आजादी का गलत इस्तेमाल करती है। उन्होंने कहा है कि कैनेडियन हुकूमत ऐसे अनासर को सियासी पनाह फराहम करती है जो हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए खतरा है। यह सवाल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के रुकन अब्दुल वहाब की जानिब से पूछा गया था। उन्होंने दरियाफ्त किया है कि क्या यह दुरुस्त है कि हालिया दिनों में कनाडा के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात खराब हुए हैं। अब इस पर वज़ीर खारिजा ने जवाब दिया है कि हिंदुस्तान की कनाडा के साथ ताल्लुकात माजी में चैलेंजिंग रहे और आज भी है। हिंदुस्तान ने इस बात पर जोर दिया है कि कैनेडियन हुकाम को सिफारती उसूलों का एहतराम करना चाहिए और हिंदुस्तानी अमले की निगरानी करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के संभल जिला में जामे मस्जिद की हालिया सर्वे के बाद पैदा होने वाली कशीदगी के तनाजुर में पुलिस ने जुमा की नमाज से कबल इलाके में सख्त हिफाजती इंतजाम किए हैं। नमाज जुमा से पहले पुलिस की टीम ने एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सुरेश चंद्र की क़ियादत में मसरूफ बाजारों में गश्त किया है और अवाम को तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाने के लिए फ्लैग मार्च किया। एएसपी सुरेश चंद्र ने बताया है कि इतवार को पेश आने वाले वाक़यात के बाद हालात मुकम्मल तौर पर पुरअमन और मामूल पर है। उन्होंने ये भी कहा है कि इलाके में मुनासिब पुलिस फोर्स तैनात की गई है और किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए अहलकार तैयार है। मजीद ये कि जुम्मा की नमाज के हवाले से मुकामी मुस्लिम रहनुमाओं के साथ बातचीत की गई। सर्वे रिपोर्ट आज अदालत में पेश किए जाने का इम्कान है और इस सिलसिले में दोनों फरीकों के वकीला ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। मुरादाबाद के कमिश्नर अंजनी कुमार सिंह ने भी तस्दीक की है कि संभल समेत मुरादाबाद डिवीजन के तमाम हसास इलाकों में इजाफी फोर्सेज तैनात की गई है ताकि अमन कायम रखा जा सके। जामे मस्जिद के इमाम आफ्ताब हुसैन वारसी ने उम्मीद जाहिर की है कि संभल में जल्द ही हालात मामूल पर आ जाएंगे और इलाके में अमन होगा। उन्होंने दुआ की है कि अल्लाह ताला अमन व अमान बरकरार रखे। संभल के शहर काजी कारी मोहम्मद अलाउद्दीन अजमली ने शहरियों से अपील की है कि वो जुमा की नमाज अपने महलों की मसाजिद में अदा करें ताकि शहर में अमन कायम रह सके। उन्होंने मजीद कहा है कि पुलिस कार्रवाई कानून के मुताबिक होनी चाहिए। वाज़ेह है कि 19 नवंबर को अदालत के हुक्म पर जामे मस्जिद के पहले सर्वे के बाद से इलाके में तनाव जारी है। दरख्वास्त गुजार का दावा है कि मस्जिद की जगह पहले हरिहर मंदिर मौजूद थी। दिल्ली में सर्दी और आलूदगी दोनों का असर बढ़ चुका है। हवा के मेयार में मुसलसल खराबी छठे दिन भी जारी है। आज सुबह दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 332 रिकॉर्ड किया गया, जबकि कुछ इलाकों में ये 400 से तजावुज कर गया है। हिंदुस्तान के महकमा मौसमियात के मुताबिक दिल्ली में जुमेरात की रात इस मौसम की सबसे सर्द रात रही, जिसमें दर्जे हरारत 10.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ये दर्जे हरारत इस मौसम के लिए मामूल के मुताबिक है। 21 नवंबर को 10.2 डिग्री सेल्सियस और 27 नवंबर को 10.4 डिग्री सेल्सियस पर दूसरी और तीसरी सर्दतरीन रातें रही। कल ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 27 डिग्री सेल्सियस था, जो इस मौसम में अब तक का दूसरा सबसे कम दिन का दर्जे हरारत है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज सुबह के वक्त दरमियान से गहरे धुंध की तवक्को है, जबकि शाम और रात में धुंध या स्मोक छाई रहेगी। एनसीआर के दीगर इलाकों में भी आलूदगी की सूरत हाल खराब है। ग्रेटर नोएडा में 272, गाजियाबाद में 258, नोएडा में 249, गुड़गांव में 166,
دہلی کے علاقوں کے AQI کی بات کریں تو یہ کچھ اس طرح ہے: بوانا میں 432, آنند وہار میں 393, علی پور میں 358, روہنی میں 369, شادی پور میں 397. ایئر کوالٹی انڈیکس کی پیمائش کے مطابق AQI بہت ہی زیادہ خراب لیول پر ہے. اس کے مطابق دہلی اور NCR میں آلودگی کنٹرول اقدامات کے تحت پابندیاں عائد ہے. ماہرین کے مطابق آلودگی کے اس بڑھتے ہوئے اثر سے صحت کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. مہاراشٹر میں وزیر اعلیٰ کے انتخاب پر جاری سسپینس ابھی ختم نہیں ہوا ہے. گزشتہ رات دہلی میں وزیر داخلہ امت شاہ کی رہائش پر تقریباً 3 گھنٹے کی میٹنگ کے باوجود کوئی حتمی فیصلہ نہ ہو سکا. اس میٹنگ میں BJP کے صدر JP اور ان کے علاوہ وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے، سابق ڈپٹی CM دیویندر اور اجیت پوار سمیت NCP کے رہنما اور پرفل پٹیل موجود رہے. ذرائع کے حوالے سے خبر دی گئی ہے کہ امت شاہ نے شندے اور اجیت پوار سے الگ الگ ملاقات کی ہے، جن میں کابینہ کے محکموں کی تقسیم پر تبادلہ خیال کیا گیا. BJP نے اتحادیوں کے درمیان وزراتوں کی تقسیم میں زیادہ حصہ مانگا، جبکہ NCP سے زیادہ وزرات شیو سینا کو دیے جانے کی توقع ہے. تاہم وزیر اعلیٰ کے عہدے کے حوالے سے جاری غیر یقینی صورتحال ختم نہیں ہوئی ہے. میٹنگ کے بعد تمام رہنما رات گئے ممبئی واپس روانہ ہو گئے ہیں، اور اس کے علاوہ جب شندے الگ روانہ ہوئے تھے، اطلاعات ہے کہ دوسرے دور کی گفتگو فون پر ہوگی اور ممکنہ صورت پر 2 یا 5 دسمبر کو نئی حکومت کی حلف برادری کی تقریب منعقد ہوگی. نگران وزیر اور اس کے علاوہ میٹنگ مثبت رہے گی اور دوسری میٹنگ ممبئی میں رہے گی، جس میں وزیر اعلیٰ کے نام پر حتمی فیصلہ لیا جائے گا. واضح ہے کہ 23 نومبر کو مہاراشٹر اسمبلی انتخابات کے نتائج میں مہایوتی کو 233 نشستوں پر کامیابی ملی تھی. BJP 132 نشستوں کے ساتھ سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری ہے، جبکہ اس کے اتحادیوں شندے کی قیادت والی شیو سینا کو 57 اور اجیت پوار کی قیادت والی NCP کو 41 نشستیں حاصل ہوئی ہے. AIMIM کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے اجمیر شریف درگاہ سے متعلق حالیہ تنازع پر جمعرات کو BJP اور RSS پر سخت نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ درگاہ پچھلے 800 سالوں سے وہاں موجود ہے اور یہاں تک کہ وزیر اعظم نریندر مودی جی بھی وہاں چادر بھیجتے ہیں. ان کا یہ ریمارکس ایسے وقت میں آیا ہے جب راجستھان کی ایک عدالت نے ایک درخواست کو قبول کیا ہے جس میں یہ الزام لگایا گیا ہے کہ درگاہ شیو مندر کے کھنڈرات پر تعمیر کی گئی تھی. انہوں نے کہا ہے کہ درگاہ پچھلے 800 سالوں سے موجود جواہر لال نہرو سے شروع ہو کر گزرا ہے اور اس کے علاوہ درگاہ کو چادر بھیجتے رہے ہیں. BJP RSS نے مساجد اور درگاہوں کے بارے میں نفرت کیوں پھیلائی؟ اس طرح قانون کی حکمرانی اور جمہوریت کہاں جائے گی؟ یہ ملک کے حق میں نہیں. مودی اور RSS کی حکمرانی ملک میں قانون کی حکمرانی کو کمزور کرتی ہے. یہ سب BJP اور RSS کی ہدایت پر کیا گیا ہے. یہ درخواست دائیں بازو کی ہندو سینا کے ایک رہنما وشنو گپتا نے دائر کی تھی، جس میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ درگاہ کو شیو مندر قرار دیا جائے اور ہندوؤں کو وہاں عبادت کرنے کی اجازت دی جائے. عرضی کے بعد اجمیر کی عدالت نے اجمیر درگاہ کمیٹی، اقلیتی امور کے وزارت، آثار قدیمہ کے سروے آف انڈیا کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ان سے جواب طلب کیا ہے. اگلی سماعت 20 دسمبر کو ہونے والی ہے. تاہم تازہ ترین تنازع اتر پردیش کے سنبھل میں واقع شاہی جامع مسجد کے ایک عدالتی حکم کے سروے کے بعد سامنے آیا ہے، جس میں پرتشدد مظاہرے شروع ہوئے تھے، جس کے نتیجے میں مبینہ طور پر فائرنگ میں کئی افراد کی موت واقع ہوئی ہے. پڑوسی ریاستوں میں پرالی جلانے کے معاملات میں کارروائی سست کرنے پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا کہ آلودگی کی روک تھام کے معاملے میں اسکول سے متعلق اقدامات کو چھوڑ کر ایک سخت انسداد آلودگی ریسپانس ایکشن پلان 4 آئندہ 2 دسمبر تک نافذ رہے گا. جسٹس ابھے ایس اوکا اور جسٹس آکسٹن جارج مسیح کی بنچ نے یہ حکم دیا ہے. بنچ نے آلودگی کیس کی سماعت کرتے ہوئے پنجاب سے متعلق ایک خبر کا حوالہ دیا جس میں لینڈ ریکارڈ آفیسر اور بلاک پٹواری یونین کے صدر نے مبینہ طور پر کسانوں کو سیٹلائٹ کی نگرانی سے بچنے کے لیے شام 4 بجے کے بعد پرالی جلانے کا مشورہ دیا تھا. بنچ نے کہا ہے کہ اگر یہ خبر سچ ہے تو ایک سنگین مسئلہ ہے اور ریاستی حکومت کے اہلکار کسی کسان کو اس حقیقت کا فائدہ اٹھانے نہیں دیں گے اور اس کی اجازت بھی نہیں دیتے. فضائی آلودگی کا معاملہ اٹھاتے ہوئے عدالت نے کہا GRAP 4 نافذ ہے اور اسے پیر تک نافذ رہنا چاہیے. عدالت نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ انسداد آلودگی کے اقدامات پر عمل درآمد میں سنگین غلطیوں پر حکام کے خلاف کارروائی کو تیز کرنا اہم ہے. بنچ نے کہا ہم واضح کرتے ہیں کہ تمام GRAP 4 اقدامات اسکولز کے حوالے سے ترمیم شدہ اقدامات کے علاوہ پیر تک نافذ رہیں گے. عدالت عظمیٰ نے 25 نومبر کو نیشنل کیپٹل ریجن اور آس پاس کے علاقوں میں ہوا کے معیار کے انتظامات کی کمیشن سے کہا کہ وہ اسکولز کالجز میں فزیکل کلاسز کو دوبارہ شروع کرنے کی جانچ کرے. بنچ نے جمعرات کو کہا اس درمیان ایئر کوالٹی کمیشن ایک میٹنگ کرے گا
और इसे GRAP 4 से GRAP 3 या फिर GRAP 2 में मुंतकिल करने के बारे में सोच रहा है। इसके अलावा भी MCD कमिश्नर और दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को कौमी दारुल हुकूमत में फिजाई आलूदगी से मुतल्लिक अपने हुक्म की तामील न करने पर वजह बताओ नोटिस जारी की गई है। कमिश्नरों की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुतल्लिका हुक्काम GRAP 4 के अहकामात को सही मायनों में नाफिज करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। बेंच ने यह भी रिमार्क किया है कि GRAP 4 के तहत पाबंदियों के मुताबिक दिल्ली में ट्रकों के दाखिले को रोकने में मुकम्मल नाकामी हासिल हुई है। ट्रकों को इलाके में दाखिल होने दिया गया और इसके पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। अदालत ने कहा है कि वो फिजाई आलूदगी से मुतालिक केस की तफसील से समाअत जारी रखेगी क्योंकि इस मसले का तवील मुद्दती हल तलाश करना जरूरी है। अमेरिका में थैंक्स डे मनाया जा रहा है और इससे कबल सुबह से ही खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने में आया है। अमेरिका में कल सुबह खाम तेल की कीमतों में कमी देखी गई और इसके बाद खाम तेल की कीमतों के हवाले से अंदाजे की अचानक तब्दील होते नजर आए। आलमी मंडी के माहिरीन ने पेशन गोई की थी कि थैंक्स गिविंग के मौके पर अमेरिका में खाम तेल का जखीरा कम रहेगा और इसकी वजह मौसम और त्योहार की ज्यादा मांग है। ताहम ऐसा नहीं हुआ और फिलहाल अमेरिका में मांग कम हो गई है, जिसकी वजह से अमेरिका में खाम तेल सस्ता हो गया है, जो परेशानी का बास बन सकता है। दरहकीकत अमेरिका और चीन जैसे तेल इस्तेमाल करने वाले ममालिक में तलब में कमी आई है और जनवरी में ईंधन में मुमकिना कटौती पर गौर करने वाले ओपेक प्लस ममालिक की खबरें सामने आई हैं। इस वक्त आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में मिला जुला रुझान देखा गया। गर्चे अमेरिकी बाजारों में खाम तेल की कीमतें नीचे आ रही, लेकिन जब भी बैनुल अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी आती है तो इसका अच्छा असर हिंदुस्तान में देखा जा सकता है। ईंधन यानी पेट्रोल डीजल की कीमतें सस्ती हो सकती है, ताहम वज़ारत पेट्रोलियम की जानिब से इस हवाले से हाल कुछ नहीं कहा जा सकता। दिल्ली की आबो हवा उस वक्त जहरीली बनी हुई है। प्रजा फाउंडेशन की एक ताजा रिपोर्ट के दरमियान ये बात सामने आई है, जिसमें कौमी राजधानी में सेहत के बिगड़ते हालात पर रोशनी डाली गई है। इस रिपोर्ट में दौरान खून से जुड़ी बीमारी, सांस की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर और तिब्बत से होने वाले अमवात में इजाफे पर इजहार फिक्र किया गया है। नवंबर को जारी की गई इस रिपोर्ट में इंतहाई 28 फिक्रअंगेज एदाद-ओ-शुमार सामने आई हैं। इस रिपोर्ट में हाई ब्लड प्रेशर से होने वाले अमवात में 109% इजाफे का तस्करा है। इसमें बताया गया है कि 2014 में 1962 अमवात हाई ब्लड प्रेशर से हुई थी, जो 2023 में बढ़कर 4102 हो गई है। असहाल के मरीजों के अमवात में भी इसी तरह का इजाफा दर्ज किया गया है। इस रिपोर्ट में मरकज के ज़ेर-इंतज़ाम खिता दिल्ली के हेल्थ बजट का भी तस्करा किया गया। इसमें बताया गया है कि हेल्थ बजट 2023 था 24 में 3% था, जो 2024 था 25 में घटकर 2.5% हो गया है। सांस की बीमारियां और फिजाई आलूदगी। दिल्ली की हवा के मेयार ने लोगों की सेहत पर तबाहकुन असरात डाले। गुज़िश्ता 5 सालों के माहाना रुझान बताते हैं कि नवंबर और दिसंबर में लगातार सबसे खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स की सतह दर्ज की गई थी। 2020 को छोड़कर गुज़िश्ता 8 सालों से सालाना औसत QI खराब रहा है। इसके अलावा 2022 में जुलाई और अगस्त के मानसून वाले महीनों के दौरान AQI बिलतरतीब 83 और 90 था, लेकिन 2023 में सिर्फ जुलाई माह में ये बहुत ज्यादा बढ़कर रह गया। इसमें तिब्बत और निचली बीमारियों से मुतल्लिक बीमारियां शामिल की गई है। जचगी और बच्चोों की सेहत। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2017-18 के दौरान दिल्ली में जचगी के वक्त माओं की शरह अमवात हर 1 लाख जिंदा विलादतों में 193 थी, लेकिन 2024 तक ये नंबर हर 1 लाख ज्यादा विलादतों पर 250 अमवात तक बढ़ गई है। नौज़ायदा बच्चों की अमवात की शरह में भी फिक्र अंगेज हद तक इजाफा हुआ है। 2017-18 में हर 1000 जिंदा विलादतों में 12 अमवात का इंदराज हुआ था, जबकि 2023-24 में हर 1000 जिंदा विलादत में 23 अमवात का इंदराज है। इसी तरह विलादत के बाद 1 साल के अंदर बच्चों की शरह अमवात में भी नुमाया इजाफा देखने में आया है। 2017-18 में हर 1000 विलादत पर 19 नौज़ायदा बच्चों की मौत वाक़ई हुई है, जो 2023-24 में बढ़कर हर 1000 विलादत पर 32 अमवात वाक़ई है। मजीद बड़ा क़ब्ल पैदाइश देखभाल के लिए इंदराज कराने वाले हामिला खवातीन की तादाद में तशवीश की कमी वाक़ई हुई है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर देवेंद्र यादव ने दिल्ली के अमन व अमान की तशवीशनाक सूरत हाल पर सवाल उठाने वाले केजरीवाल पर जमकर हमला बोला है।
उन्होंने कहा है कि ये वही केजरीवाल है जिन्होंने निर्भया वाकया, जिन्होंने 2023 में इसके बाद दिल्ली की आवाम को खवातीन के तहफ्फुज़ के नाम पर बेवकूफ बनाया और इख्तिदार पर कब्जा कर लिया। हालांकि केजरीवाल के इख्तिदार में आने के बाद से दिल्ली के हालात और ज्यादा तशवीशनाक हो गए हैं। दिल्ली की अमन व अमान, खवातीन की हिफाजत, लड़कियों की हिफाजत, हरासानी, मजालिम, इस्मत दरी जैसे वाकयात में मजीद इजाफा हुआ है। दिल्ली में निजाम कानून तशवीशनाक हद तक खराब होने और इसकी जिम्मेदारी बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों पर आयद होती है। उन दोनों पार्टियों ने अपने 11 साल दौरे हुकूमत में दारुल हुकूमत दिल्ली को एक रेप कैपिटल बना दिया है। देवेंद्र यादव ने राजधानी में अमन व अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। मुजरिमाना वारदात में मुसलसल इजाफे से शहर का तवाजुन बिगड़ गया। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में खवातीन के खिलाफ जराइम में तेजी से इजाफा हुआ है और इसके अलावा कत्लेआम किए गए। उनकी तरफ से दिल्ली की हिफाजत के लिए कोई अमली इक़दाम नहीं किया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि खवातीन के साथ साथ तिजारती पेशे से जुड़े लोग भी खौफ के साए में जीते हैं, क्योंकि जराइम पेशावर अफराद पुलिस पर भी हमला करने से नहीं डरते। हाल ही में गोविंदपुरी में कांस्टेबल का कत्ल इसका वाज़ेह सबूत है। देवेंद्र यादव ने दिल्ली हुकूमत पर इल्जाम किया है कि जिस हुकूमत के बड़े बड़े लीडरान ही बदनवानी के इल्जाम में जेल जाकर आए हैं, इनमें अमन व अमान की उम्मीद करना ही फिजूल है। वो चाहते हैं कि अवाम के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाते और उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं, ताकि अवाम बिला खौफ खतर सुकून के साथ दिल्ली में जिंदगी गुजार सके। लेकिन उन लोगों का बस एक ही काम है, एक दूसरे पर इल्जाम लगाना। होना तो ये चाहिए था कि दोनों पार्टियां आपसी सियासी इख्तिलाफात को दरकिनार करके अवाम की भलाई के लिए काम करते। देवेंद्र यादव के मुताबिक ये तशवीश अमर है कि दिल्ली मेट्रो, दिल्ली की डीटीसी क्लस्टर बसों में खवातीन के साथ छेड़छाड़, लूटमार जैसे वाकयात रोनुमा हुए हैं। हमेशा की तरह केजरीवाल उन तमाम तर मामलात से अपना दामन बचाकर दूसरों पर इल्जामात लगाना शुरू कर देती है, जो उनकी कमजोर जहनियत का बोलता सबूत है। उनको समझना चाहिए कि जब दिल्ली मेट्रो, दिल्ली की डीटीसी बसें दिल्ली की है, तो फिर इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी दिल्ली की होनी चाहिए। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास अभी जारी है और इसके 5वें दिन मुख्तलिफ अहम बिलों की पेशकश की जाएगी। जुमा के रोज कुछ अहम बिल पार्लियामेंट में पेश किए जाएंगे, जिनमें बैंकिंग, खवानीन, रेलवे, सेहत से मुतल्लिक बिल शामिल है। इन बिलों की पेशकश पार्लियामेंट में जारी तातुल के दरमियान की जाएगी। लोकसभा में मरकजी वजीर बराए सेहत खानदानी बहबूद पटेल और इनके अलावा खानदानी सेहत से बहबूद से मुतल्लिक कमेटी की 138वीं रिपोर्ट में शामिल सिफारिशात के निफाज की सूरत हाल पर बयान दिया गया है। इस रिपोर्ट में तिब्बी आलात के बारे में मुख्तलिफ अहम पहलू का जिक्र किया गया है, जिन पर अमल दरआमद की तफसीलात हस्ब सेल है। इसी दौरान वजीर खजाना निर्मला सीतारमन बैंकिंग खवानीन तरमीमी बिल 2024 पेश करेंगे, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 और दीगर मुतल्लिका खवानीन में तरमीम और तरामीम तजवीज की जाएगी। इस बिल को पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा ताकि इस पर बहस की जाए और इसके अलावा भी 2024 में पेश किए जाने वाले रेलवे के मौजूदा खवानीन में तरामीम की जाएगी ताकि उनके ऑपरेशंस में बेहतरी लाई जा सके। वजीर सेहत ने रायपुर, जोधपुर, विजयपुर के इंतखाबात के लिए एक करारदाद पेश की है। उन इंतखाबात का मकसद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तिब्बी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाना है। इसके अलावा पार्लियामेंट में गैर सरकारी बिल भी पेश किए जाएंगे। दोपहर 3:30 से शाम 6 बजे तक निजी अरकान अपने बिल पेश करेंगी। रियासती असेंबली में भी गैर हुकूमती कानून साजी की कार्रवाई दोपहर 2 बजे से शुरू हो जाएगी। दरअसल आपके रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह ने दिल्ली में बढ़ते हुए जराइम के ग्राफ पर रियासती असेंबली में नोटिस पेश किया है। वजीर डॉक्टर एल मुरुगन 2 दिसंबर से शुरू होने वाले हफ्ते के हुकूमती कामकाज के बारे में एक बयान जारी करेंगे। रियासत गुजरात के लोथल में कदीम वादी सिंध वाक़े तहजीबी मुकाम पर एक अफसोसनाक हादसा पेश आया है। दरअसल 4 लोगों की एक टीम तहकीक के लिए गुजरात के लोथल पहुंची थी, जिसमें 2 IIT दिल्ली और 2 IIT गांधीनगर से थे। तहकीक के दौरान मिट्टी के नीचे दबने से एक मुहक्किक की मौत हो गई, जबकि 3 दीगर जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में से एक की हालत नाजुक बताई गई है। मिट्टी तले दबकर मरने वाले मुहक्किक का नाम सुरभि वर्मा है, जिसकी उम्र सिर्फ 23 साल थी। गुजरात के लोथल में जहां पर ये इंदोहनाक हादसा पेश आया है, वो जगह अहमदाबाद से तकरीबन 80 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ज़राए से मिली इत्तलात के मुताबिक ये हादसा सुबह 11 बजे पेश आया था। 4 मुहक्किकीन की एक मुश्तरका टीम की तहकीक के लिए लोथल पहुंची हुई थी। इसके अलावा गड्ढा खोदने के बाद फायर ऑफिसर वो लोग सैंपल के लिए अंदर गए। इसके मुताबिक यहाँ 3 फीट तक पानी पाया जाता है, जिससे मिट्टी नरम हो जाती है, इसीलिए मिट्टी उनके ऊपर गिर गई और वो लोग इसके अंदर दब गए। हादसे के बारे में
احمد آباد دیہی کے ایس پی نے بتایا ہے کہ تحقیق کاروں کی ایک ٹیم جن میں 2 IIT دہلی اور 2 IIT گاندھی نگر سے تھے لوتھل پہنچے تھے۔ حادثے میں IIT دہلی کے محقق سربھی ورما کی جائے وقوع پر ہی موت واقع ہو گئی ہے اور دیگر 3 زخمی بھی بتائے گئے ہیں۔ انہیں پہلے مقامی اسپتال میں داخل کر دیا گیا تھا، پھر بہتر علاج کے لیے گاندھی نگر کے اپولو اسپتال میں منتقل کیا گیا ہے۔ انہیں سانس لینے میں کافی دقت پیش آ رہی تھی۔ قابل ذکر ہے کہ مایا دکشت دہلی IIT میں سینٹر فار سائنس یعنی CAS میں اسسٹنٹ پروفیسر ہے اور سربھی ورما ان کی رہنمائی میں تحقیق کر رہی تھی۔ تحقیقاتی ٹیم کے دیگر 2 ممبران ایسوسیٹ پروفیسر VN پربھاکر اور سینئر ریسرچ فلو شکھا رائے بھی شامل ہے۔ دونوں کا تعلق IIT گاندھی نگر کے سینئر فار آرکیالوجیکل سائنس سے شامل ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ حافظ۔